हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में आप पढ़ोगे क्लास 8 का, ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे आप। और लेसन जो चैप्टर है वो है 6, ठीक है। और इस अध्याय का, इस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। बड़ा मज़ेदार है अध्याय दोस्तों, इसे आप देखिए, समझिए, ठीक है। और वीडियो को भाई स्किप मत करिए, ठीक है। बीच में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और ये जो आप स्किप कर रहे हैं, देखिए अधूरा ज्ञान जो है डिस्टर्ब कर देगा। और एनसीईआरटी इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कि जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो बहुत ही बढ़िया कर दूं। बहुत सारी शब्दावलियाँ, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी हिस्ट्री से आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है पूरा वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। तो आइए देखिए इसे। स्टार्टिंग में आप देखते हैं, पहले यहाँ पे होता है, देखिए क्या लिखा है। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों। सबसे पहले तो भाई आपने जो लाइक करके उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा मज़ा आया, आपने ढेर सारे लाइक किए। तो ऐसे ही प्यार भाई बनाए रखिए, जिससे यार जोश आ जाता है, मज़ा आ जाता है भाई। आप लोग ऐसे ही लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो लगता है कि कुछ चीज़ें यार मैं काम की आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही, और कुछ आपको लगता है कोई सलाह हो तो ज़रूर कमेंट किया करिए, है ना। और भाई अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट कर देंगे तो और मज़ा आएगा देख के, और उत्साह आएगी, है ना। अब देखिए मेरे पास समय का कमी है, लेकिन आपके लाइक को देखकर मुझे जोश आ गया। मैंने समय निकाल के जो है आपके लिए वीडियो बनाने आ गया, ठीक है। तो अब आइए यार शुरू करते हैं भाई। मज़ा आ गया आप लोगों का यार लाइक को देख के। तो चलिए आइए देखिए, स्टार्टिंग जैसा कि हमने किया अभी देखने को मिल रहा है कि पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े, ठीक। तो मैंने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की, अब जो है देखिए कक्षा 8 में 8 में आपने 6 अध्याय, आज जो है 6 लेसन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 6 का, क्लास 7 का मैंने पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो किताब है, ठीक है। और क्लास 8 में आप देख रहे हैं कि आज जो है, आज आप 6 पढ़ रहे हैं। 1 से लेके 5 तक आपने पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। तो अब आपने पीछे पढ़ा तो आपने देखा कि ब्रिटिश शासन जब उसके अंतर्गत जो है, जब ब्रिटिशों ने कब्जा किया भारत पे, शासन करना चालू किया, तो आपने देखा कि कैसे जो है राजाओं पे प्रभाव पड़ रहा है, नवाबों पे प्रभाव पड़ रहा है ना, और किसानों पे प्रभाव पड़ रहा है। और आदिवासियों को देखिए कैसे जो है, आपने देखा अभी पिछले अध्यायों में कि कैसे आदिवासी जो झूम खेती करते थे, है ना। और जो मतलब जंगलों से अपनी लकड़ियाँ, सारी चीज़ें अपना बेचा करते थे, तो कैसे उन पे रोक लगा दी गई कि आप जो है जंगल में जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें रोक दी गई। और जैसा कि आपने देखा कि जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, वो चाह रहे थे कि इनको, जो आदिवासी थे, जो इनसे ज़्यादा कर मिलता नहीं था, ये घुमंतू थे, ये और चाह रहे थे कि भाई लोग इकट्ठे जगह, एक जगह स्थिर रहें, जिससे कि हमें कर अच्छे से मिले, है ना। ये आपने देखा। और ये आदिवासी जो जनजातियाँ थी, ये ज़्यादातर भाई घूमने पे विश्वास करती थी। जैसे आपने देखा झूम खेती थी, झूम खेती को आपने देखा कि कैसे जो है पेड़ों, एक जंगल में, जैसे जंगलों में रहते हैं ये, जंगलों में गए, अपनी पेड़ की सफाई करी और ज़मीन की जो है सफाई करी, और वहाँ पे जो है ज़मीन को जला दिया, जो घास थी उसको जला दिया, उससे राख हुआ, राख से जो है पोटेशियम मिला, और उससे जो है हल्के जो है लकड़ियों से मतलब हल्की जुताई कर दी, है ना। और जो है बीज छिड़क दिया इस तरह, है ना। तो वहाँ पे जो है पैदा हो गया। और उसके बाद जब अन्न वहाँ पे उस स्थान पे पैदा हुआ, उसके बाद फिर वो फसल काटने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाते थे। यानी फिर उस ज़मीन को जहाँ पे इन्होंने
जो अनाज पैदा किया उसको 2-3 साल के लिए अपना फिर छोड़ देते थे, वो उपजाऊ होता था। ये फिर दूसरी जगह खेती करते थे, दूसरी जगह सफाई करके घास जला करके वहाँ खेती करते थे, है ना। तो ये है झूम खेती, यानी स्थिर नहीं था, एक ही जगह खेती नहीं करते थे, अपना एक जगह करने के बाद 2-3 साल 4 साल उसको पड़ती छोड़ देते थे, है ना। पड़ती मतलब कि वहाँ पे जैसे अनाज को बोते नहीं थे, समझ रहे हैं ना। तो ये था। अब अंग्रेज़ों ने क्या कहा, अरे भाई ये तो जो है जैसे या इनसे हमें कर मिल नहीं रहा है, आज यहाँ है कल दूसरी जगह है तीसरी जगह है। तो उनका उद्देश्य था कि भाई कैसे जो है इनको रोका जाए, जब एक जगह रहेंगे तब इनसे हम कर आसानी से ले पाएंगे। इस पे जो है आदिवासियों में आपने देखा कि मतलब आदिवासी जनजातियों में इनसे विरोध हुआ, ब्रिटिशों से इनकी जो है झड़प हुई और विद्रोह किया आदिवासियों ने, है ना। तो आपने देखा पिछले अध्याय में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, है ना, मज़ा भी आएगा और आपको ढेर सारी जानकारी भी होगी। ठीक है, तो आइए आगे देखिए। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। समझ रहे हैं? इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। देखिए, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है ना, और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजी सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। ठीक, अब एक शब्द आप देखिए, शब्दावली है भाषाविद। ये क्या है, इसे आप समझिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, ठीक है, उसे कहते हैं भाषाविद। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, है ना। जो अंग्रेज थे वो शिक्षा को किस तरह देखते थे, इसे आप देखिए। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते रहते थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। ठीक है, इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं ना। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, ठीक, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? आइए आगे देखिए। यहाँ पे चित्र नंबर 1 दोस्तों आप देख रहे हैं, विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जोन्स क्या कर रहे हैं, फारसी भाषा सीख रहे हैं। ये देखिए फारसी व्यक्ति है और ये विलियम जोन्स बैठे हैं, फारसी भाषा सीख रहे हैं। वैसे दोस्तों आप जान लीजिए कि भाषा यार सीखनी चाहिए, कम से कम 2 तो आपको कॉमन आनी चाहिए, जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, ये तो आनी चाहिए। और एक भाषा, एक आध भाषा और आप सीखिए तो और मज़ा आएगा आपको, है ना। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है प्राच्यवाद की परंपरा। इसे देखिए, सन 1883 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन
कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। ठीक है, कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। ठीक है, भाषाविद के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी? भाषाविद का क्या अर्थ है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। तो जोन्स क्या है? कई भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, जैसा कि आपने फोटो में भी देखा, यहाँ पे फारसी भाषा जो है सीख रहे हैं, है ना। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। अब देखिए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में क्या किया था? ग्रीक का भी अध्ययन किया है, लैटिन का भी अध्ययन किया है। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अब देखिए, फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। देख रहे हैं ना, ग्रीक लैटिन का अध्ययन इन्होंने किया, फ्रेंच और अंग्रेजी ये जानते थे। फारसी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीख रहे हैं। देखिए कितनी भाषाओं के ये जानकार हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? भाषाविद। ठीक है, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे, है ना। अब देखिए, अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। अब इन्होंने अरबी भी सीखी, फारसी भी सीखी। अब आप लोग देखिए, अभी दो ही भाषाओं में इंग्लिश सीखने में ही परेशान हो जाते हैं। अब देखिए इन्होंने कितनी सारी भाषाएं सीख रखी थी, है ना। तो कोई चीज़ दोस्तों कठिन नहीं है। आप लोग कोई चीज़ अगर कठिन मान लेते हैं तो वो कठिन हो जाती है ना। तो कभी भी अपने उत्साह को कमज़ोर मत करिए, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करिए। कोई भी राह कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। बस अपनी सोच की बात है। अगर हम कोई चीज़ को कठिन मान लेंगे कि अरे हमसे नहीं होगा, तो कभी ज़िंदगी भर नहीं होगा, आप जान लीजिए। ठीक है, तो हर चीज़ आपको मिल सकती है। आपके पास ताकत है, आपके पास ऊर्जा है। अभी आप जो है लड़के हैं, आपके पास कोई और भी दबाव नहीं है, आपके पास बहुत ही समय है। तो आप पूरी ताकत से अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, पूरी ताकत से लग जाइए और सफलता 100% आपको मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पूरी ताकत अपनी जो है झोंक दिए अपने लक्ष्य पे। ठीक है, कोई आपको आपके लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता अगर आपने 100% ताकत अपनी जितनी ऊर्जा है आपने लगा दी। ठीक है, तो पूरी ताकत से लगी दोस्तों, मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। आगे देखिए, कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। देख रहे हैं ना, अब संस्कृत भी ये सीख रहे हैं। देखिए, कुछ समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। भाई वाह, कितना ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया है। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ठीक है, ये भी क्या कर रहे थे? संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। देख रहे हैं, इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ठीक, यहाँ पे चित्र नंबर 2 देख रहे हैं दोस्तों। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। देख रहे हैं ना, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये आप देखिए, यहाँ पे इनकी मूर्ति बनी हुई है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे।
वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। ठीक है, उनका क्या मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। भाई बिल्कुल थी। आपने देखा, प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाया है आपको, देखा आपने कितने सारे बिल्कुल, और उस समय विश्व में स्थान रख रही थी। और देखिए, भारत बाद में उसका परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों की असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उसकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजों को पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों विचारों को प्रभावित होकर कंपनी बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप चित्र नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का स्मारक है ना, और रिचर्ड वेस्ट माकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में जो है, इस तस्वीर को से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। ठीक है, प्राच्यवादी क्या है, यहाँ पे देखिए, सब पढ़िए इसे। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को क्या कहा जाता है, प्राच्यवादी। ये शब्दावलियाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत काम में आपको आएंगी, है ना। और इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो आप देखते भी हैं इस तरह के शब्द आते हैं, आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे प्राच्यवादी का क्या अर्थ है, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वालों लोगों को क्या कहा जाता है, प्राच्यवादी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है। ठीक है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तरफ देखिए पंडित और एक तरफ मुंशी बैठा दिखाई दे रहा है, और ये जो है देखिए टाप पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये सबसे ऊपर और बाकी सब नीचे दिखाई दे रहे हैं। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वार्नाकुलर का नाम देते थे। ठीक है, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वार्नाकुलर का नाम देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मुंशी शब्द भी आपने यहाँ पढ़ा। मुंशी का क्या अर्थ है, ये देखिए, मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना
लिखना और पढ़ाना जानता हो। ठीक है, वो यहाँ पे इस मुंशी का अर्थ है। अभी गांव में बहुत सारे आप देखते हैं मुंशी का प्रयोग पहले करते थे। तो मुंशी जैसे कोई वो लिखा पढ़ी की करते थे, जैसे किसी दुकान पे है उसकी हिसाब रखना इत्यादि, वो भी मुंशी कहे जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो मुंशी लिखा हुआ है उस मुंशी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। अगला आपने पढ़ा यहाँ पे वार्नाकुलर शब्द देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसे आप देखिए, वार्नाकुलर, ये देखिए, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए, वार्नाकुलर क्या है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए 1781 ईस्वी में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ठीक, अब ये मदरसा क्या है? यहाँ आप देखिए, पढ़िए। मदरसा का मतलब समझिए, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। आप भी अभी पढ़ते हैं, मदरसा लिखा हुआ मिलता है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अरबी, अब देखिए, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? मदरसा कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है ना? मदरसा आप देखते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे मदरसा स्कूल आपने देखा होगा, तो वही मदरसा है। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि एकदम बढ़िया आपका यार जो भी मदद हो सके मैं आपकी करूं और बहुत बढ़िया आपका इतिहास तैयार कराऊं। और देखिए, 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। उनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। ध्यान दीजिए, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, पूरब की जघन्य गलतियां। इसे आप देखें, 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। अब देखिए, अब अगली पार्टी क्या कर रही है, ध्यान से सुनिए। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने में लगे हैं। अब देखिए, दूसरी पार्टी है, प्राच्यवादियों की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। लीजिए, अभी प्राच्यवादी क्या कर रहे थे कि भाई ये जो है जो प्राचीन इतिहास था उसका गुणगान कर रहे थे, और अगली जो पक्ष है वो क्या कर रहा है? बुराई कर रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है, अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। ठीक है, वैसे मुझे भी यार प्रोफेशनल जो पढ़ाई होती है, जिस ऐसी पढ़ाई तकनीकी शिक्षा या जो प्रबंधन की शिक्षा है, जिससे कि करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो कम से कम आपके पास हुनर और गुण होने चाहिए, जिससे कि आप अगर जॉब नहीं लगी तब भी आप जो है अपना प्राइवेट काम, अपनी बिजनेस करके अच्छा खासा कमा सकें। तो ऐसी पढ़ाई मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। सैद्धांतिक पढ़ाई से अच्छा है जो है व्यवहारिक पढ़ाई, जो कि ऐसी पढ़ाई जो हम पढ़ें और उसका जीवन में काम भी आए, जिससे कि हम आय भी अपना आय भी अर्जन कर सकें, है ना। तो मिक्स हो जाए तो और भी बढ़िया है, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक नॉलेज भी हो, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ जो गवर्नमेंट की कौशल विकास की योजनाएं हैं, है ना, इस तरह की और भी, जैसे आपकी तकनीकी शिक्षा जहाँ से आप कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, कुछ आप साथ साथ आप ले सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो आप अंग्रेज़ी की पढ़ाई, स्पोकन इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, अपनी अंग्रेज़ी सुधार सकते हैं अपना। तो इस तरह मतलब कुछ और भी अपनी एक्टिविटी रखिए, है ना। अपने जो है अपने जितना हो सके अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप प्रोफेशनल नॉलेज भी लीजिए, ट्रेडिशनल नॉलेज भी लीजिए। ट्रेडिशनल जैसे कि आप मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ और भी अदर एक्टिविटी में भी भाग लीजिए। देखिए बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि भैया ये केवल खेलने में लगे हैं, सॉरी मतलब केवल पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, आप जान लीजिए। तो केवल पढ़ाई पढ़ाई ये भी अच्छा नहीं है। थोड़ा आप पढ़िए पढ़िए भी और साथ में टाइम टेबल बनाइए, खेलने का भी टाइम टेबल बनाइए और कुछ खेल भी रखिए, तो शरीर की एक्सरसाइज भी होगी। जब स्वस्थ शरीर रहेगा दोस्तों तो स्वस्थ दिमाग भी रहेगा और अच्छा आपका जो है तैयारी भी होगी, है ना। तो ये ध्यान रखिए, टाइम टेबल बना करके चलिए। पढ़ाई का समय, खेलने का समय, सोने का, और अच्छी नींद भी लीजिए। अच्छी, ऐसा नहीं है कि नींद आपने बहुत कम सो रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। अच्छी नींद लेंगे तब भी आपकी अच्छी शरीर रहेगी, अच्छे तरीके से आपको याद होगा, है ना, तनाव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, सब टाइम टेबल बना के काम करिए। बढ़िया, मैं तो कहता हूँ बढ़िया खूब पढ़िए, खूब खेलिए और जो है एंजॉय भी करिए। मनोरंजन भी ज़रूरी है, केवल पढ़ते पढ़ते बोरिंग जीवन भी अच्छा नहीं है। खूब जब आप जो है अच्छे से मनोरंजन भी करेंगे, खूब खेलेंगे, और तो खूब पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, है ना। आइए आगे देखिए। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। ठीक है, थॉमस बेबीगटन मैकाले इन आलोचकों के सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का ज्ञान केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे चित्र नंबर 4 है दोस्तों, आप देख रहे हो, थॉमस बेबीगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैकाले बैठे हुए हैं और इनका अध्ययन कक्ष देखिए इस तरह का है, फोटो में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की
श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है, मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 ईस्वी का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी किया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। ठीक है, इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। ठीक, अब देखिए स्रोत नंबर 1, यहाँ पे इसे पढ़िए, ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, क्या कहे हैं भाई, इसे आप ध्यान से समझें। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे जो है थॉमस बेबीगटन मैकाले भारतीय शिक्षा विषय 2 फरवरी 1835 के उनके विवरण का अंश है। आप देख पा रहे हैं, आपने समझा कि किस तरह बता रहे हैं। ये सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती है न ही वैज्ञानिक हो। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अलग किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं किस तरह जो है मैकाले ने लिखा है। आगे देखिए, व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। ठीक है, समय क्या है, 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वुड का नीति पत्र या आपका वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बनाया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब तक यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना क्या सिस्टम बन रहा है, कैसे कहा जा रहा है। चलिए अब ये देखिए आप, वुड की नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि
यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। देख रहे हैं ना, अपने हित के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। आगे देखिए, यूरोपीय ज्ञान पक्ष में एक तर्क। क्या तर्क है भाई? देखिए, 1854 ईस्वी के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक, आगे देखिए, 1854 ईस्वी के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 ईस्वी में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, 1857 की जो क्रांति, जो विद्रोह हुआ था, उसके बारे में आपने पीछे आपके वीडियो में आपने पढ़ा, समझा। आपने नहीं देखा है तो देखिए। तो क्या हो रहा है, आप देखिए, विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए 1857 में, ठीक है, जब मेरठ और दिल्ली, ठीक है, में सिपाही विद्रोह कर रहे थे। उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। चलिए, अब ये आप देखिए दोस्तों, चित्र नंबर 5 आप देख रहे हैं, 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय का ये आप चित्र देखिए, देख रहे हैं, 19वीं सदी में बम्बई का विश्वविद्यालय। चलिए आगे आइए, नैतिक शिक्षा की मांग। यहाँ पे देखिए, चित्र नंबर 6 यहाँ पे है। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। ठीक है, ये चित्र में कौन है? विलियम केरे। ये आप देख पा रहे हैं चित्र को। चलिए आगे देखिए, 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए गए तर्कों का घोर विरोध किया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए गए तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। लीजिए, अब तीसरा पक्ष भी तैयार है। और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। लीजिए, शिक्षा में धर्म भी शामिल हो गया है। 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों की विरुद्ध थी। ठीक है, कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले वो क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न केवल पाने की वजह से प्रचारकों को अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। समझ रहे हैं ना भाई? ध्यान से देखिए। अच्छा, आप लोग अगर थोड़ा सा ऊब जाएं तो जो है उसको रोक करके और फिर अपना काम कर लिया करिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाया करिए, फिर जो है वीडियो को देखा करिए, है ना। देखिए पूरा ध्यान से, तभी आप जो है चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के क्या थी? विरुद्ध थी। कंपनी को भय था, क्या भय था भाई? कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजी उपस्थिति को
शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः से रामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका क्या था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 ईस्वी में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में ईस्वी में एक कॉलेज खोला गया। ठीक है। और देखिए 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 ईस्वी के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को, देखिए ध्यान दीजिए, परंतु 1857 ईस्वी के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। ठीक है। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। जैसा कि आपने देखा अभी 1857 की विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी। ये देखिए भाई, चित्र नंबर 7 आप देख पा रहे हैं। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित से राम कॉलेज का ये आप फोटो देख रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। यानी अब जब अंग्रेजों के पहले जो पाठशालाएं चल रही थी, अब उनका क्या हुआ भाई, समझिए। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? चलिए ये देखिए, चित्र नंबर 8 यहाँ पे देख रहे हैं। एक ग्रामीण पाठशाला आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ पे बालक आपको दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, है ना। तो इनको जो है पढ़ाया जा रहा है। झोपड़ी देखिए इस तरह है, बनी हुई है। तो इसके बारे में आप देखिए, यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। 18वीं सदी के आखिर में भारत आए, मतलब 18वीं अब शताब्दी, मतलब 1800 मत, 1890 मत समझ लीजिए कि 1890 1880, हाँ ये मत समझिए। 18वीं शताब्दी यानी 1700 को कहते हैं। 1710, 20, 50, 60 का जो कार्यक्रम 70, 80, 90 का हुआ, ये क्या आएगा? 18वीं सदी का आएगा। ठीक है। और 1890 है, 1880 है, 50 है, तो क्या होगा? 19वीं शताब्दी कहा जाएगा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप लोग समझे रहिए। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। तो आप देखिए, बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं और जो गुरुजी हैं देखिए अपना उनको शिक्षा दे रहे हैं, बालक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये गांव की शिक्षा देखिए इस तरह की है, हो रही थी। अब आइए देखिए, विलियम एडम की रिपोर्ट को आप समझिए। 1830 ईस्वी के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। सोचिए, ये पाठशालाएं संपन्न लोगों द्वारा, स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु जी द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज हम जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी। समझ रहे हैं ना। पाठशाला की
इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव के नीचे चलती थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोनों में या गुरु के घर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देना पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु की तय करते थे। ठीक है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक। अब आइए अगला पॉइंट, नई दिनचर्या, नए नियम। ठीक। अब इसे भाई आप देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर भी बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने एक कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों को देखने का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अपना अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। ध्यान दीजिए, अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। पहले क्या था कि कोई जो है पाठ्य पुस्तक की विषय सूची या निर्धारित नहीं था, पक्का नहीं था। अब देखिए पाठ्य पुस्तक आ गए हैं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा की जाने लगी। अब देखिए सिस्टम में सारी चीज़ें होने लगी हैं। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। देख रहे हैं, नए नियमों की पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। ठीक है। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि माने पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर
कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। तो ये है चित्र नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। ये है अरविंदो घोष का चित्र। ये देखिए आप, अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 ईस्वी को बॉम्बे मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरबिंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उसको आधुनिक ध्यान दें, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये अरविंदो घोष हैं, इन्होंने लिखा है, बड़ा बढ़िया लिखा है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िए आप जो है एक बार और। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे, मुंबई जो है नाम है बॉम्बे, पहले पुराना नाम बॉम्बे था, अब मुंबई है, में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। समझ रहे हैं? इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक जो कार्यों पर गहराई से चिंतन करना होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। देखिए, अंग्रेज अभी क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश में होना चाहिए, और ये क्या कर रहे हैं कि मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि मातृभाषा यानी माता की भाषा होनी चाहिए, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि भाई अगर अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी कितने लोग सीख सकते हैं, और अगर मातृभाषा में है, जैसे मान लीजिए मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी है तो हिंदी बहुत लोगों तक पहुंच सकती है, और अंग्रेजी जो सीखेगा वही ना पढ़ पाएगा। तो ये है। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देश के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। देख रहे हैं ना? तो हस्तकला भी सीखनी चाहिए। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपसे चर्चा की, अभी बताया कि कुछ आपको प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको सीखनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने प्रारंभ में ही बताया कि आपको, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ आप जो है अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर की शिक्षा लें जो डिप्लोमा आदि होती है, या गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो कौशल विकास जो मिशन है जो गवर्नमेंट करा रही है वो फ्री है, और उसमें ड्रेस इत्यादि सब बच्चों को मिलते हैं। तो उसमें जो होता है उसमें कई सारे कोर्स कराए जाते हैं कौशल विकास के अंतर्गत, जैसे, और उसमें पैसा भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, अगर गरीब परिवार से भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे कोर्स जैसे कंप्यूटर से संबंधित हैं, और बहुत सारे कोर्स हैं यार उसमें से। तो जो आपको अच्छा लगता है आप जो है उसको सीखिए, है ना? कंप्यूटर और सिलाई लड़कियों के लिए, और भाई अब कितनी गिनती की जाए, आप अगर किसी सेंटर पे जा कर के, या साइट पे भी आप यूपीएसडीएम के या जो केंद्रीय कौशल विकास है उस पे साइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं, और आपके क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं आप सेंटर पे भी जाके पता कर सकते हैं वहाँ के, है ना? ये आपको पैसे भी नहीं लगेंगे, और आप जो है कौशल विकास जो मतलब आपका एक अलग नॉलेज भी बढ़ेगी जो कि आपके काम में आएगी, है ना? तो इस तरह के नॉलेज आप लीजिए जिससे कि
पढ़ाई के बाद भी अगर आपको मान लीजिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ आपको अगर इस तरह की जैसे तकनीकी नॉलेज है या प्रबंधन का नॉलेज है या आपको कुछ इस तरह के और भी जो नॉलेज हैं वो काम में आए, है ना। और प्रोफेशनल नॉलेज तो भाई देखिए अच्छा होता ही है। जैसे अब मान लीजिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन उनके हाथ में हुनर है, तो वो प्राइवेट भी हॉस्पिटल खोलते हैं, आप देखते हैं, जिससे कि उनकी आय होती है। ऐसे ही जो एमबीए के बच्चे हैं जो बिजनेस की पढ़ाई करते हैं, आप देखते हैं कि वो अपना अगर जॉब किए ठीक है, नहीं तो वो खुद का बिजनेस करते हैं। ऐसे कंप्यूटर की जो पढ़ाई है, तो आप देखते हैं कि प्रोफेशनल जब आप उन्होंने पढ़ाई किया, जॉब नहीं है, तो खुद का अपना दुकान खोलते हैं, अपनी जो है अपना बिजनेस करते हैं, उससे भी अच्छी खासी कमाई करते हैं, है ना। तो भाई प्रोफेशनल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि मान लीजिए बीए बीएससी आप कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो साथ साथ आप प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि आप छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप पढ़ाई के बाद अगर जॉब में देरी है तो आप जो है पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके आप पैसे कमा सकते हैं। अगर नॉलेज है तो कमाएंगे भी, है ना। चलिए अगला पॉइंट आ जाइए, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची को आप देखिए, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों को प्रभावित हुए भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें, शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारी भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखिए कि उनका क्या कहना था। अब देखिए उनका क्या विचार था भाई, क्यों महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। आइए समझिए, अंग्रेजों की शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ को प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में ही दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। ठीक, ये आप देखिए चित्र नंबर 10 आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। महात्मा गांधी यहाँ देखिए बैठे हुए हैं और कस्तूरबा बगल हैं। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आप देखिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का फोटो आपको दिख रहा है और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। लड़कियाँ इधर बैठी हुई हैं, ठीक है, के साथ बैठे हैं। ये सन क्या है, 1940 ईस्वी का समय है, ठीक है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान, ध्यान दीजिए,
महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है ना। उसने पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता विकसित होंगे। ठीक है, अब देखिए स्रोत नंबर 3 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। इसे देखिए, महात्मा गांधी ने लिखा था। क्या लिखा है देखिए आपने, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा। उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना था कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के आमूल तौर पर भिन्न हो। ठीक है, ये देखिए चित्र नंबर 11 आपका है। यहाँ शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है 1930 के दशक में। ये देखिए आसपास का माहौल देखिए और चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। ये देखिए बगीचे में पढ़ रही है, जो गुरुजी हैं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। बगीचा है पूरा, आप देख रहे हैं एकदम खुले में शिक्षा चल रही है। टैगोर का शांति निकेतन, अगला पॉइंट आप देखिए। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 ईस्वी में शुरू की थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 ईस्वी में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल में कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसी स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों, उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाहत विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित के स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। ठीक है, टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल के बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देती हैं। रचनाशीलता, ठीक है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह
जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और प्रौद्योगिकी मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। ठीक है, उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ठीक है, चित्र नंबर 12 आप देख रहे हैं। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, 20वीं सदी का प्रारंभ। ठीक है, कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे और ये 20वीं सदी का प्रारंभ है। यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 12 में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक, तो भाई ये देखिए आपका अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो आज दोस्तों आपने पढ़ा क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 6 और अध्याय का नाम था देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह जो है शिक्षा पे वाद विवाद हुआ, कितने लोगों ने कैसे कैसे आपको तर्क रखे, कैसे आपने देखा कैसे पहले शिक्षा थी, कैसे अंग्रेज़ों ने क्या चाह रहे थे, क्या उनकी नीति थी, क्या वो चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें आपने इस अध्याय में पढ़ा और सीखा। तो आशा है दोस्तों आपको जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।